चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बिहार के बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने खुद अपने कंधों पर ले ली है और पार्टी की मौजूदा हालत के लिए वही जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्यारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि जमीन पर कब्जा करने वालों को जेल भेजा जाए, दबंगों पर सख्त कार्रवाई हो, हर पात्र व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और जरूरतमंदों के इलाज की सही व्यवस्था की जाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में करीब 28,000 मुकदमे दर्ज किए गए और 42,000 नशा तस्करों को पकड़ा गया है। नेपाल में हुई धार्मिक हिंसा के बाद पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों से सटी भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। कोलकाता में ईडी की रेड को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा बंगाल में बुरी तरह हार रही है और इसी वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि बंगाल को लेकर बीजेपी के आंतरिक सर्वे में सामने आया है कि पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा 2024 से भी खराब होने वाला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह को बीजेपी के चुनाव मंत्री की जगह देश के गृह मंत्री की तरह काम करना चाहिए। फिल्म धुरंधर के बैन को लेकर आईएमपीपीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं और प्रदूषण से मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर न तो काम कर रही है और न ही बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें विधानसभा से इसलिए बाहर निकाला गया क्योंकि वे मास्क पहनकर पहुंची थीं। आतिशी का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ एयर क्वालिटी मॉनिटर पर पानी डालने का नाटक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जय सोमनाथ लिखा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है और यह भारत माता के वीर संतानों के साहस की कहानी बताता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर अब नेताओं की सेहत पर भी दिखने लगा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने घर घर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान में नशे के नुकसान बताए जा रहे हैं और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति अभियान पर 467.49 लाख रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली में महिलाओं को कार खरीदने पर बड़ी राहत देने की तैयारी है। सरकार की योजना के मुताबिक महिलाओं को कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। वायु प्रदूषण को लेकर मेनका गांधी ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पटाखे जलाने वालों को राष्ट्र विरोधी कहा जाना चाहिए क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो रहा है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जसोर जिले के मोनीरामपुर उपजिले में उपद्रवियों ने हिंदू युवक राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक विवाद उस वक्त बढ़ गया जब बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री श्याम लाल शर्मा ने जम्मू क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख को अलग किया और उसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब बीजेपी जम्मू के साथ भी वही करना चाहती है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू कैंपस में सोमवार रात माहौल गर्मा गया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिनमें कब्र खुदेगी जैसे शब्द भी शामिल थे। इस घटना को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के करीब 5500 पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं वे 11 जनवरी 2025 से आयोग की वेबसाइट hscc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों की परेशानी बढ़ गई है। केवाईसी नहीं होने पर राशन नहीं मिल रहा है। अगर राशन कार्ड में किसी एक सदस्य का नाम भी कटा है तो पूरे कार्ड पर राशन रोक दिया जा रहा है। अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों का राशन बंद हो चुका है और इसकी शिकायत खाद्य संचालनालय तक पहुंच गई है।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। पहले कुल 15,44,00,000 मतदाता थे, जो अब घटकर 12,55,00,000 रह गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर चुनाव के समय राजनीतिक दल पैसा बांटते हैं तो उसे ले लेना चाहिए और उस हराम के पैसे से शौचालय बनवा देना चाहिए। इस साल की शुरुआत में प्रियांक खरगे ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और राज्य के स्वामित्व वाले मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम से बाहर की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा आरएसएस है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है। दरअसल नवनीत राणा ने ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राहुल गांधी मंचों से बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भाषण देते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता उन्हीं उद्योगपतियों के कानूनी मामलों में उनकी तरफ से पैरवी करते नजर आते हैं। चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ियां पाई गई हैं। शमी कोलकाता से वोटर के तौर पर दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में वोट डाला था। इस मामले में अभी तक शमी या चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब दादागिरी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 1 करोड़ नकली वोट बढ़वाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उनका कहना है कि अब एसआईआर से बीजेपी के लोग खुद परेशान हो गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर उनके हाथ में चुनाव आयोग और पुलिस होती तो वह भारतीय जनता पार्टी के 4 टुकड़े कर देते। चुनाव आयोग पर भरोसा न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के नाम पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित सातम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ की बात करने से पहले शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के जरिए किसी भी मुसलमान का वोट नहीं हटाया गया है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे हैं और मुसलमानों के साथ साथ देश को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम सराहनीय है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने 6 जनवरी को दिए एक बयान में कहा कि अगर ओवैसी को लव जिहाद देखना है तो हम उन्हें कई घरों में ले जाकर दिखा सकते हैं कि कैसे उनके ही धर्म के कुछ लोग जिहादी सोच के साथ लव जिहाद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ओवैसी समय और जगह बताएं। हाजी अराफात शेख ने जेएनयू में लगाए गए विवादित नारों को लेकर छात्रों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि क्या छात्र जेएनयू में पढ़ने जाते हैं या फिर देश विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद को बढ़ावा देने जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2025 में राजधानी में रहने वाले 548 अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान की गई है, जिनमें से ज्यादातर कथित तौर पर बांग्लादेशी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हर हिंदू को 3 बच्चे अनिवार्य रूप से पैदा करने चाहिए। खबर है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव कार्यक्रम फरवरी के अंत तक घोषित हो सकता है। बीजेपी असम में सत्ता बचाने और तमिलनाडु व बंगाल में सरकार बनाने का लक्ष्य रख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि यह चुनाव सुधार नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है और गांधी के नाम का दुरुपयोग कर रही है। ठाकुर ने दावा किया कि पुरानी योजनाएं भ्रष्टाचार का अड्डा थीं, जबकि मोदी सरकार ने तकनीक, एआई और डिजिटल हाजिरी के जरिए पारदर्शिता लाई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई और भुगतान सीधे लोगों तक पहुंचा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी और कुछ राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 2000 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। किसान घर बैठे ओटीपी के जरिए ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं। सरकार की ओर से सभी जिलों में कोटे की दुकानों से राशन वितरण शुरू किया जा रहा है। 23 जिलों में अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 11 किलो चावल और 10 किलो ज्वार बाजरा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे इस साल होने वाले अपने वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। संभल में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। कब्रिस्तान की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मजार को हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेल वार्डर यानी कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने बिहार में दुकानों में हिजाब, मास्क और हेलमेट पर रोक के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि एक खास वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि बीजेपी सीधे तौर पर संविधान को कमजोर करना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से माफी मांगते हुए कहना चाहती हैं कि अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकती तो फिर बंगाल क्यों आ रही है? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए।